स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे पास में है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका कि हमारे पास में फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये देखिए, जो हमारे पास में फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो फंक्शन होता है वो केवल पी और क्यू टर्म्स में ही होता है। तो जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। इसी फॉर्म में आपको जो कि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसमें क्या होता है कि नो एक्स बाई जेड टर्म्स विल इंक्लूड, यानी कि इसमें एक्स बाई जेड टर्म्स जो कि है वो इंक्लूड नहीं होती हैं। अब देखो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कौन सी मेथड्स हैं, यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे वर्किंग रूल कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दैट इज हाउ टू सॉल्व। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें कि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास में क्या होगा कि हम जो कि इस इक्वेशन के लिए एक कंप्लीट इंटीग्रल को कंसीडर करेंगे। तो मैं लिखूंगा कंसीडर द कंप्लीट इंटीग्रल। और ये कंप्लीट इंटीग्रल किस तरीके से हमें लेना है, ये हमें लेना है z की टर्म्स में। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हमें जो कंप्लीट इंटीग्रल मिलेगा वो हमें लिखना है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दूंगा। तो ये हमारा जो कि एक कंप्लीट इंटीग्रल होगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, जहाँ पे वेयर ए बी एंड सी जो कि है वो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसके बाद में हम स्टेप नंबर सेकंड में हम इस z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें वहाँ से p मिलता है। ये मैंने आपको पिछली जो मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो स्मॉल p और q होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो स्मॉल p का मतलब होता है डेल z बाई डेल x, और जो स्मॉल q है उसका मतलब होता है डेल z बाई डेल y। तो यहाँ से अगर हम देखें कि x के रिस्पेक्ट में अगर हम z को डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, तो p की वैल्यू a के इक्वल। यहाँ से करें तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें q इज इक्वल टू b मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास में ये जो p और q की वैल्यू आई है, अब अगर हम इस p और q की वैल्यू को उठा करके हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी गई होगी हमें p और q की टर्म्स में, अगर हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी जो इक्वेशन है वो a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट की टर्म में रिप्लेस हो जाएगी। तो मैंने उसी को यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारे पास में ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, तो ये इक्वेशन जो कि है किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी f ऑफ फंक्शन ऑफ ए बी के टर्म में हमारे पास में जो कि है फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो जाएगी। और यहाँ से हम अगर चाहें तो b की वैल्यू को फाई ऑफ ए यानी कि फंक्शन ऑफ ए की टर्म्स में हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसके बाद में हमें जो काम करना है वो है एंड बी वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास में v की वैल्यू है वो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है, z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, जो कि कंप्लीट इंटीग्रल की वैल्यू है। तो ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल जो कि है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि ax प्लस फाई ऑफ a इंटू वाई प्लस c। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ से हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन की तरफ हमें लगातार मूव करना है। सो नाउ वी गोज ऑन जनरल सॉल्यूशन। तो अब हमें जो कि है यहाँ से जनरल सॉल्यूशन की तरफ जाना है, और जनरल सॉल्यूशन को किस तरीके से फाइंड करना है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट c इज इक्वल टू फाई ऑफ, यहाँ पे आपको कर देना है a, यानी कि आपको c को
किसी फंक्शन फाई ऑफ ए से रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप ये रिप्लेस करेंगे और इसकी वैल्यू को फिर से आप कंप्लीट इंटीग्रल में रखेंगे तो आपके पास में जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो फिर से चेंज हो जाएगा। अब वो किस तरीके से चेंज होगा कि ए एक्स तो जो कहते हुए रहेगा, बी को आपने पहले ही रिप्लेस कर दिया है क्योंकि बी एक क्या था, आर्बिट्री कांस्टेंट था। सी को भी आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे अगर थोड़ी भी आपको कन्फ्यूज़न बची हुई है ना, तो जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आपको सारी की सारी जो कन्फ्यूज़न है ना वो दूर होने वाली है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ, 3 नाम। तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल में से 2 आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो चुके हैं, जिसको कि हमने फंक्शन ऑफ जो कि ए और फंक्शन ऑफ ए, इस तरीके से हमने इसको रिप्लेस करा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें अब हमें क्या करना है, हमें अब z को ए के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ से z भी मतलब a भी हट जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से बचा क्या रहा, x प्लस फाई ऑफ फाई डैश, यहाँ पे फर्स्ट जो कि ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट होगा तो फाई ऑफ a प्लस साई ऑफ a। तो इस तरीके से ए के रिस्पेक्ट में z को डिफरेंशिएट करने से हमें इक्वेशन नंबर ये 4th मिल जाती है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। ये ऐसा हो रहा है कि हमारे एक एक करके आर्बिट्री जो कांस्टेंट है वो भाई साहब हटते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट जो हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से ए को एलिमिनेट करने पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से अगर हम ए को और हटा दें तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी देखिए अगर यहाँ पे कोई भी डाउट बचा हुआ है ना तो हम इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसमें आपको जो कि समझ में आ जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन हमें किस तरीके से निकालना है और स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरीके से चलना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो धैर्य बनाए रखें और वीडियो के एंड तक चलते रहें। आई होप कि आप पेन एंड पेपर लेकर बैठे हैं भैया, जिसमें कि आप नोट करते जा रहे होंगे। तो देखिए इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारे पास में अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या है जी, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसका। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास में। तो सबसे पहले तो हमने गिवन जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इसके लिए एक कंप्लीट इंटीग्रल लेना है। तो मैं लिखूंगा लेट कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट, तो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए कंप्लीट इंटीग्रल हम किस तरीके से लिखते हैं, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो यहाँ से z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जी p की वैल्यू निकालनी है। तो p बराबर क्या होता है जी, डेल z बाई डेल x, यानी कि z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे a मिल जाएगा, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। ये x यहाँ पे जो कि ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से q को निकालेंगे तो q इज इक्वल टू डेल z बाई डेल y होता है, यानी कि z को y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको केवल b मिल जाएगा, बाकी सब 0। तो p की वैल्यू a और q की वैल्यू b हमारे पास में आ चुकी है। अब इस p और q की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दें, जो कि हमें दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास में जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो a और b की टर्म्स में आ जाएगी, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने p और q की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन को a और b में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ से चाहें तो क्या, आप यहाँ से b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो b इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए, ये इस तरफ चला जाएगा तो b की वैल्यू 1 माइनस ए आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास में ये जो b की वैल्यू आई इसको हमें कंप्लीट इंटीग्रल में डाल देना है। कहाँ पे डालना है जी, कंप्लीट इंटीग्रल में। तो वही हम यहाँ पे काम करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे देन कंप्लीट इंटीग्रल। तो कंप्लीट इंटीग्रल में क्या हो जाएगा कि z इज इक्वल टू ए एक्स एज इट इज रहेगा
प्लस बी की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस ए इंटू में वाई और प्लस सी। तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब हमें जनरल सॉल्यूशन की तरफ इसके बाद में मूव करना है। तो हम लिखेंगे फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए सी को हमें एलिमिनेट करना है। किस तरीके से? इसको हमें फंक्शन, इस सी को हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था साई ऑफ ए का फंक्शन हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ए एक्स एज इट इज़, ये 1 माइनस ए प्लस ये आ जाएगा साई ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ इस तरीके से हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 बन के आ जाती है। तो अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन में इस z को e के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर केवल x बचेगा और ये y बचेगा। सॉरी, यहाँ पे मैं y लिखना भूल गया था, तो ये वो वाला y है, ठीक है ना। तो ये y और साइड डैश a, यानी कि फर्स्ट टाइम ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो हमारे पास में जैसे ही हमने z को a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो हमें कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन मिला। अब हमें क्या करना है कि एलिमिनेट करना है। तो मैं लिखूँगा एलिमिनेटिंग ए। लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो हमें अब यहाँ से ए को हटाना है, सेकेंड एंड या बोल सकते हो थर्ड से, ठीक है ना। थर्ड से भी हटा दो और इस सेकंड से भी हटा दो, तो बात तो एक ही है, चाहे आप सेकंड से हटा दो या फिर थर्ड से। तो थर्ड से हटाना आसान है। तो यहाँ पे देखिए साइड एस ए इज इक्वल्स टू, ये जो सी की जगह पे हमने जिसको रखा हुआ है, तो इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा वाई माइनस ये एक्स इस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू को निकालें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइड एस वाई माइनस एक्स। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो हमारा वाई और एक्स की टर्म में जो कि है यहाँ पे आ चुका है। तो ए अल्टीमेटली हट गया ना, क्योंकि ए को हमने रिप्लेस कर दिया है ना साई ऑफ वाई माइनस एक्स से। तो फाइनल जनरल सॉल्यूशन, तो अब जो फाइनल जनरल सॉल्यूशन हमारे पास में आएगा वो आएगा z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 माइनस ए वाई प्लस सी। तो ये तो होगा हमारा कंप्लीट जो कि है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट इंटीग्रल है ये, ठीक है। ये कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन नहीं है। तो जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, जिसमें ए जो कि है ए वाली टर्म्स ना हो। तो प्लस ये आ जाएगा x प्लस फाइव ऑफ वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से जो कि ये ए हट चुका है और यही है हमारा क्या है, ये है हमारा कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो ठीक है ना, तो ये है हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन। सो आई होप कि आपको सारी की सारी जो कि है प्रोसेस समझ में आई होगी कि हमने किस तरीके से काम करा है। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली नोट कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सो आई होप कि आपने यहाँ तक नोट किया होगा। इसके बाद में हमारे पास में जो कि ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले गिवन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो इसके बाद में आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्या, लेट कंप्लीट इंटीग्रल। तो आपके पास में कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, आपके पास में जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा वो उसी तरीके से लिखा जाएगा जो कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेट इज z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम p को जानते हैं क्या है, p इज इक्वल टू डेल z बाई डेल एक्स, यानी कि z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ से a मिल गया। q इज इक्वल टू डेल z बाई डेल वाई, यानी z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो b मिल जाएगा, बाकी सभी जीरो। तो p की वैल्यू a के बराबर, q की वैल्यू b के बराबर, और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पुट p एंड q वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में p और q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में है वही बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये भैया एक सर्किल की इक्वेशन है, और इस सर्किल की इक्वेशन में जो कि है
आपके पास में सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, तो 1 का तो 1 ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 1 रेडियस का एक सर्कल दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से जी करना पड़ेगा पैरामेट्राइजेशन। पैरामेट्राइजेशन का क्या मतलब होता है, पैरामेट्राइज करने का क्या मतलब है, पैरामेट्राइज करने का मतलब होता है कि हमारे पास में जो 2-3 वेरिएबल हैं, हम उन 2-3 वेरिएबल को किसी एक ही वेरिएबल में जो कि ये कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये होता है पैरामेट्राइजेशन। पैरामेट्राइजेशन से क्या हो जाता है, जो इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ से हमें ए इज इक्वल टू कॉस थीटा मिलेगा और बी इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप बोलेंगे ये क्या बला है, ए इज इक्वल टू साइन थीटा मतलब कॉस थीटा और बी साइन थीटा कैसे आया। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास में एक सर्कल की इक्वेशन है, और सर्कल की इक्वेशन में जब हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो वहाँ से हमें एक्स जो कि है वो कॉस थीटा के बराबर होता है और बी जो कि है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे ए बी है, तो ए बी जो कि है कॉस थीटा और साइन थीटा के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको कंप्लीट इंटीग्रल में रख दें तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल जो कि ये कॉस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा की टर्म में आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे सी को कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो अब देखिए हम यहाँ पे चलते हैं जनरल सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल जो कि थीटा की टर्म में है, ठीक है ना। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे थीटा है, अब आपको किसको जो कि है अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड को विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा पैरामीटर भैया इस्तेमाल करेंगे, भैया पैरामीटर यहाँ पे थीटा आएगा। ओह सॉरी, मैंने आपको थीटा बताया और मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, तो मैं इसको थीटा लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में जो कि है डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं लिखूँगा डेल जेड डिवाइड बाई डेल थीटा। अब आपको एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा माइनस एक्स कॉस थीटा और ये आ जाएगा प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये हमारे इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास में जो कि ये डिफ्रेंशिएट होकर इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद में हमें जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम टेन थीटा ले लें साइन बटे कॉस, तो जी क्या होता है 10, तो 10 यदि हम यहाँ पे लें तो हमारे पास में आ जाएगा वाई बाई एक्स। वाई जो कि है वो क्या होगी अपोजिट साइड, और एक्स जो कि हमारे पास में क्या होगी एडजेसेंट साइड। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्राई करना है कि हम इस थीटा को एलिमिनेट कर सकें। जिस तरीके से हम वहाँ पे जो कि ये ए को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ना, जब हमारे पास में ए होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में थीटा है दोनों टर्म्स में, तो हमें थीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। तो मैंने लिखा एलिमिनेटिंग थीटा। तो अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम भैया लगाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है एक्स यानी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और साइन थीटा बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा वाई, साइन थीटा बराबर बाई यानी कि अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो कि है हमारे पास में ये आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से करेंगे बैक सब्स्टिट्यूट कि जो हमारे पास में जो कॉस थीटा और साइन थीटा है, अब हम उसको फिर से जेड में सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कंप्लीट इंटीग्रल में, क्योंकि आंसर तो हमें जेड की टर्म्स में ही लाना है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स पहले से था तो आ जाएगा सिर्फ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये अंडर रूट में यहाँ पे, और प्लस वाई हमारे पास में पहले से ही था तो यहाँ पे प्लस, और ये वाई और इसके साथ में आ जाएगा वाई डिवाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, एक्स ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला ये वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, नीचे का डिनोमिनेटर दोनों ही जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यानी कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद में देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ऊपर जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को
अगर हम अंडर रूट में ले लें और अंडर रूट पे हम लगा दें एक स्क्वायर और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ रखें, तो इसका हमारे पास में देखिए क्या फ़ायदा होगा। रूट लगा हुआ है और स्क्वायर, तो रूट से तो स्क्वायर कैंसिल, मतलब अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो ये स्क्वायर है, हम इसको अगर मल्टीप्लाई की टर्म्स में लिखना चाहें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए हम सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और डिवाइड बाई हमारे पास में क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे हैं कि न्यूमरेटर को यानी ऊपर वाली टर्म्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यानी कि जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर उसके ऊपर इस साइड में स्क्वायर लगा हुआ है, उस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या फिर मल्टीप्लाई की टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये मैंने लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर मैंने लगाया होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई अगर डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज रखूँ तो अब बस आप कुछ नहीं करेंगे, ऊपर की टर्म से इसके पावर से नीचे वाली को हटा देंगे, तो ये से ये गया। तो सिर्फ आपके पास में जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा आपके पास में z इज इक्व टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास में आ जाएगा हिस्ट्रिकल कांस्टेंट c। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके पास में आ चुका है फाइनल आंसर। इसको आप लिखेंगे फाइनल आंसर, जनरल सॉल्यूशन है ये। ठीक है ना। तो आई होप कि आपने यहाँ तक जो कि अच्छी तरीके से नोट किया होगा और समझा भी होगा। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। देखो अब हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है। अब इसके लिए भी वही लेट कंप्लीट इंटीग्रल, स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं। तो लेट कंप्लीट इंटीग्रल, तो कंप्लीट इंटीग्रल जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में है कंप्लीट इंटीग्रल। यहाँ से क्या p इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स होता है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में p की वैल्यू a, q इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई होता है, तो हमारे पास में आ जाएगी q की वैल्यू b। अब हमें क्या करना है कि इस p और q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो की है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, क्यू स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा जेड स्क्वायर, यानी कि कंप्लीट इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब देखिए दोनों तरफ ए बी और सी है, तो इस तरफ भी ए बी है, मतलब अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे, ताकि फिर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, दोनों साइड के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होगा कि हम सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका जो होल स्क्वायर है उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई और प्लस ये आ जाएगा 2ac एक्स और ये आ जाएगा प्लस 2bc वाई और ये आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास में ये टोटल एक्सपेंशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के होल स्क्वायर का। अब हमारे पास में अब हम क्या करेंगे जी, कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर बोथ साइड्स ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो अब हमें दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल एच एस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में देखिए क्या है, ए एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई और इज इक्वल्स टू हमारे पास में राइट हैंड साइड में है एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और हमारे पास में यहाँ पे है 2ab एक्स वाई और यहाँ पे है प्लस 2ac एक्स प्लस 2bc वाई प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास में ये पूरी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो हमारे पास में राइट हैंड साइड में बचेगा 2ab एक्स वाई
प्लस 2AC(x) प्लस 2BC/+C²। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में इतना बच जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ए बी का कोफिशिएंट्स, जैसे अगर हम करें यहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिएगा। तो 2AB को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 वहाँ पे जाएगा, तो ए बी इक्वल टू अल्टीमेटली हमारे पास में आ जाएगा 0। दूसरी टर्म में से अगर हमारे पास में अगर 2AC है तो यहाँ से अगर हम AC के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो ये भी आ जाएगा 0, BC को करें तो ये भी आ जाएगा 0, और C के स्क्वायर को करें तो ये आ जाएगा 0। तो इस तरीके से C भी हमारे पास में 0 हो जाएगा, A भी हमारे पास में 0 हो जाएगा, और यहाँ से B भी हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो इसके बाद में देखिए, अब हमारे पास में जो फाइनल सॉल्यूशन को लिखने के, यानी कि जो हमारे पास में कंप्लीट इंटीग्रल है, वो कंप्लीट इंटीग्रल जो कि है 2 टर्म्स में, जो कि है यहाँ पे 2 केसेस में आएगा। क्या, केस नंबर 1 में हमारे पास में क्या होगा, केस नंबर 1 में हमारे पास में होगा कि जब हमारा b जो कि है वो 0 है। सबसे पहले तो हम b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं ना, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में यही तो करा था। तो यहाँ से हम पाएंगे कि z इक्वल टू हमारे पास में ax आ जाएगा। ठीक है ना, और केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में a 0 होगा तो z इक्वल टू हमारे पास में b/, आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल होगा। तो जनरल सॉल्यूशन तो कि किस तरीके से लिखा जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन को अब हमें लिखना पड़ेगा z इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा ax। ठीक है ना, ax, इस तरीके से हम इसको जो कि लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे a के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब हमें a को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा x। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास में ये x आ जाएगा, क्योंकि हमें a को हटाना होता है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको हटाना है, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हट गया। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी कठिन सी परिस्थिति है कि ये जो कि ये हमें केवल यहाँ से x बस मिला हुआ है z को a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का। इसका मतलब है कि हमारे पास में जो एनवेलोप है वो ट्राइवियल है। ठीक है ना, ट्राइवियल है, और इसका मतलब क्या है, सो इंस्टीड राइट सॉल्यूशन। तो इसकी वजह से हम जो कि ये सॉल्यूशन को फंक्शन की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, हमें फंक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और फंक्शन की फॉर्म में जो कि है हम इस तरीके से लिखेंगे कि z² इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। ठीक है ना, तो ये इसका जो कि है फाइनल आंसर होगा। तो ये है जो कि ये इसका फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप जो कि आज की वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और अगर आपके पास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद।